नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ सलोनी त्यागी। आज हम बात करेंगे दिन भर की बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। वो खबरें जो आपकी जेब, निवेश और फाइनेंशियल प्लानिंग पर सीधे तौर पर असर डालती हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस बुलेटिन की। जीएसटी कलेक्शंस नवंबर महीने में 12 महीने के निचले स्तर पर आ गए। नवंबर में सरकार ने 1.7 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी जुटाया, जबकि अक्टूबर में यह आंकड़ा 1.96 लाख करोड़ रुपए था। यानी महीने दर महीने टैक्स कलेक्शन में साफ गिरावट देखी गई है। सरकार के मुताबिक नवंबर 2025 का ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 1,70,276 करोड़ रुपीस रहा। यह आंकड़ा पिछले साल नवंबर की तुलना में लगभग 0.7% ज्यादा है, लेकिन ये बढ़ोतरी बेहद मामूली मानी जा रही है। पिछले एक साल में जीएसटी कलेक्शन ने हमेशा 1.8 से 2 लाख करोड़ रुपए के बीच मजबूती दिखाई थी, लेकिन नवंबर का डेटा इस ट्रेंड से काफी नीचे रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वृद्धि दर 2020 के कोविड काल के बाद सबसे धीमी है। वहीं नेट जीएसटी कलेक्शन यानी रिफंड देने के बाद का कलेक्शन नवंबर में 1.52 लाख करोड़ रुपए रहा, जिसमें सालाना आधार पर सिर्फ 1.3% की बढ़त दर्ज हुई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कलेक्शन में ये कमी 2 वजहों से हो सकती है। पहली, कई सेक्टर्स में मांग थोड़ी धीमी पड़ी है, और दूसरी, हाल ही में लागू किए गए टैक्स कट्स का असर वसूली पर दिख रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि टैक्स रेट में कमी के बावजूद जीएसटी सिस्टम काफी स्थिर है और लंबी अवधि में कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद बनी हुई है। मीशो का आईपीओ आने में अभी 2 दिन बचे हैं, लेकिन ग्रे मार्केट में कंपनी दमदार प्रदर्शन कर रही है। इस आईपीओ का जीएमपी निवेशकों को काफी लुभा रहा है, जो करीबन 37.84% लिस्टिंग गेन की ओर संकेत दे रहा है। एक लॉट साइज पर निवेशकों को 5,400 रुपीज से ज्यादा का मुनाफा हो सकता है। मीशो का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 3 दिसंबर को खुलेगा और ये 5 दिसंबर को बंद हो जाएगा। यानी निवेशकों के पास इशू को सब्सक्राइब करने के लिए 3 दिन का समय होगा। इस फ्रेश इशू के जरिए कंपनी 4,250 करोड़ रुपीस जुटाना चाहती है। वहीं ऑफर फॉर सेल के जरिए कंपनी 1,171.20 करोड़ रुपीस जुटाना चाहती है। इस आईपीओ के लिए कंपनी ने 105 रुपए से 111 रुपए का प्राइस बैंड तय किया है। इशू को सब्सक्राइब करने के लिए निवेशकों को कम से कम 14,985 रुपीस खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ के एक लॉट में कुल 135 शेयर शामिल हैं। मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी का लंबे समय से इंतजार हो रहा था, और अब कंपनी इसे 2 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर भारत में लॉन्च करने जा रही है। सबसे खास बात यह है कि ये गाड़ी पिछले कई महीनों से गुजरात प्लांट में बन भी रही है, और इसके एक्सपोर्ट मॉडल पहले ही कई देशों में भेजे जा चुके हैं। कंपनी ने हाल ही में अपनी एसयूवी लाइनअप को मजबूत करने के लिए विक्टरिस नाम की नई मिड साइज एसयूवी भी लॉन्च की थी, और अब ई-विटारा के साथ मारुति सुजुकी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में पहली बार कदम रख रही है। इसकी बिक्री प्रीमियम नेक्सा शोरूम से होगी और इसकी कीमत 17 लाख रुपए से ऊपर रहने की उम्मीद जताई जा रही है। ई-विटारा पूरी तरह न्यू इलेक्ट्रिक एसयूवी है। ये ग्रैंड विटारा का इलेक्ट्रिक वर्जन नहीं है। इसका लुक ज्यादा रग्ड और मॉडर्न है। सामने वाई शेप एलईडी टीआरएल्स, शार्प हेडलैम्प्स और भारी बम्पर दिए गए हैं। साइड में मोटे व्हील आर्क्स, बॉडी क्लैडिंग और 18 इंच डुअल टोन अलॉय व्हील्स मिलते हैं। पीछे भी एलईडी टेल लैंप्स और रग बम्पर देखने को मिलता है। अंदर बिल्कुल नया डैशबोर्ड डिजाइन दिया गया है, जो मारुति को किसी भी कार में अभी तक नहीं देखा गया। सरकार अब एक बड़े बैंक मर्जर प्लान पर काम कर रही है। इस प्लान के बाद भारत में सरकारी बैंकों की संख्या घटकर सिर्फ 4 बड़े बैंक तक रह सकती है। सरकार इस बदलाव को फाइनेंशियल ईयर 26-27 तक लागू करना चाहती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार छोटे और मिड साइज सरकारी बैंकों को बड़े बैंकों में मिलाया जा सकता है, जैसे इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इन बैंकों को एसबीआई, पीएनबी या बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े बैंकों में मर्ज किया जा सकता है। एक और बड़ी संभावना यह है कि कैनरा बैंक और यूनियन बैंक को आपस में जोड़कर एक बड़ा नया बैंक बनाया जा सकता है। ये 4 बड़े बैंकों में से एक हो सकता है। सरकार का ऐसा कहना है कि इस मर्जर प्लान से बैंक ज्यादा मजबूत बनेंगे, कामकाज तेज और आसान होगा, बड़े प्रोजेक्ट्स और बड़े लोन देने में आसानी होगी और देश के बैंकिंग सिस्टम पर लोगों को और ज्यादा भरोसा होगा।
ये कदम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 2017 से साल 2020 के बीच सरकार ने एक बार एक बड़ा मर्जर किया था, जिसमें सरकारी बैंकों की संख्या 27 से घटकर 12 कर दी गई थी। अब सरकार इसे और कम करके सिर्फ 4 तक लाना चाहती है। भारतीय रुपया मंगलवार को इतिहास के सबसे निचले स्तर पर गिर गया। डॉलर के मुकाबले रुपया 89.59 के रिकॉर्ड लो पर पहुंच गया और इंट्राडे में 89.80 तक फिसल गया। ट्रेड डेफिसिट, एफपीआई आउटफ्लो, इंपोर्ट्स की डॉलर डिमांड और भारत अमेरिका ट्रेड डील में देरी ने रुपये को भारी दबाव में रखा। वहीं आरबीआई ने बाजार में डॉलर बेचकर दखल नहीं दिया, जिससे स्टॉप लॉस तेजी से ट्रिगर हुए और गिरावट और गहरी हो गई। बार्कलेस का कहना है कि रुपया 90 पार करेगा, पर इतना जल्दी ये नहीं सोचा था। मार्केट में ये चर्चा तेज है कि आरबीआई इस शुक्रवार होने वाली एमपीसी मीटिंग में रेट कट जल्द कर सकता है। कम ब्याज दरें रुपये को और कमजोर कर सकती हैं, लेकिन मंदी के जोखिम और क्रेडिट ग्रोथ स्लो होने के संकेत ऐसे फैसले को संभव बनाते हैं। भारतीय शेयर बाजार सोमवार को रिकॉर्ड ऊंचाइयों से फिसल गया। सुबह शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 452.35 अंक चढ़कर 86,159.02 के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा और निफ्टी भी 122.85 अंक बढ़कर 26,325.80 के नए उच्च स्तर पर पहुंचा। लेकिन दोपहर होने तक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही गिर गए। इसके बाद सेंसेक्स दिन के हाई से 500 अंक से ज्यादा टूटकर 85,641.90 और निफ्टी दिन के हाई से 150 अंक टूटकर 26,175.75 पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में मिला जुला कारोबार देखने को मिला। 16 कंपनियां हरे निशान में, जबकि 14 कंपनियां लाल निशान में बंद हुई। निफ्टी 50 में टाइटन, बजाज फाइनेंस और सन फार्मा प्रमुख गिरावट वाले स्टॉक्स रहे, जबकि कोटक महिंद्रा बैंक और अडानी पोर्ट सबसे ज्यादा बढ़त वाले स्टॉक्स रहे। तो ये थी मनी टाइम में आज की बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कुछ खबरें। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की और भी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।